गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। जैसा लग रहा है बहुत लंबा टाइम हो गया आप लोगों को मिले हुए। सो लास्ट हम लोग जब मिले थे और आज हम लोग जब मिल रहे हैं उसके बीच में कुछ तो डेवलपमेंट हुआ है। एमएस यूनिवर्सिटी में SYBCom का एग्जाम अनाउंस हो गया है और चालू भी हो गया। नहीं, चालू नहीं हो, चालू हो जाएगा अभी जनवरी से। तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? इससे हमें ये फर्क पड़ता है कि अगर SY का एग्जाम हो रहा है तो FI का भी होगा, राइट। एंड SY का एग्जाम खत्म हो रहा है 12 जनवरी को, तो उन लोगों का उत्तरायण अच्छा जाएगा, तो आप लोगों का खराब जाएगा। बिकॉज इमिडिएटली आफ्टर उत्तरायण प्रोबेबली आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा लगभग। आई एम एक्सपेक्टिंग, ये डेट्स अभी आई नहीं है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग 18 से 20 जनवरी के आसपास से आपका एग्जाम चालू होगा। एंड बाय 27 के आसपास दे विल टारगेट टू फिनिश इट। सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस डेट्स के 20 से 30 जनवरी के बीच में यू विल बी गिविंग योर फर्स्ट इंटरनल एग्जाम ऑफ एमएस यूनिवर्सिटी। ये जो एग्जाम होगा आपका, अब इसमें एसवाई का जो एग्जाम है उसमें 15 एमसीक्यू है, 2 मार्क का एक एमसीक्यू, इस तरीके से 30 मार्क का एग्जाम उनका लिया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये होता है कि क्या आपका भी वही होगा? 15 एमसीक्यूज, 2 मार्क each and 30 mark internal exam? The answer is no, because it is a new year। मतलब you are the fresh batch। SY वाले पहले FI में पढ़ के आए हैं तो उनका जो पैटर्न है वो कंटिन्यू रह रहा है, but you are the fresh batch for MS University and so chances are very high that they will adopt this new education policy। NEP जो आया है वो अडॉप्ट करेंगे आपके टर्म से, आपके ईयर से। तो इन दैट केस अगर आपका एग्जाम होता है तो 10 मार्क अटेंडेंस के लिए और 50 मार्क का आपका इंटरनल एग्जाम का पेपर होगा। अब हो सकता है, मतलब चांसेस मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर इंटरनल 50 मार्क का होता है तो 25 एमसीक्यूज आपको दे दिए जाएंगे, 2 मार्क का एक, या तो ज्यादा से ज्यादा 50 एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे। बट सब्जेक्ट टू एग्जाम होने के चांसेस मुझे कम लग रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होगा, बट मुझे कम लग रहा है कि सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम आपका हो अभी। बट these are the developments which are expected। इसके अलावा from our internal sources we came to know that external exam is planned in the first or second week of February। अगर वो सही है तो फिर सबसे ज्यादा वाट आप लोगों की लगने वाली है। बिकॉज आपका 30 जनवरी के आसपास एग्जाम खत्म होता है, उसके बाद हार्डली आपको 15 दिन मिलेंगे जहाँ पे आप प्रिपेयर कर पाओगे एक्सटर्नल एग्जाम के लिए, और फिर एक्सटर्नल एग्जाम देना पड़ेगा आपको। अच्छा, एक और चीज है कि एसवाई का जो एग्जाम हो रहा है उसमें जो सिलेबस दिया है, सिलेबस में एक टॉपिक भी कम नहीं किया है। लास्ट ईयर इंटरनल एग्जाम में जो सिलेबस था वैसा ही सिलेबस अभी है, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी कम नहीं किया गया है। इसका मतलब जानते हो, आप लोगों के सिलेबस में भी कुछ कम नहीं होगा। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कुछ सिलेबस प्लस माइनस होगा, 1-2 चैप्टर्स वो लोग निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना हमने पढ़ा है एवरीथिंग विल बी देयर इन सिलेबस। फर्स्ट 2 यूनिट्स पूरा सिलेबस में होगा आपका, ठीक है। तो किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को लाइटली मत लेना। अब दूसरी चीज, बिकॉज दीज आर दी एक्सपेक्टेशंस कि भैया आपका इंटरनल एग्जाम 30 जनवरी के आसपास खत्म होगा, फरवरी के सेकेंड वीक तक आपका एक्सटर्नल एग्जाम चालू हो जाएगा, तो बीच में टाइम हमें बहुत कम मिलने वाला है, और ऊपर से आप लोगों का फेवरेट चैप्टर भी हमें पढ़ना है 3rd यूनिट 4th यूनिट में। योर मोस्ट फेवरेट चैप्टर, पूरा 11th 12th मिलाकर, सारे सब्जेक्ट्स मिलाकर सबसे फेवरेट आपका जो चैप्टर था प्रोबेबिलिटी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी इज देयर इन आवर सिलेबस इन 3rd यूनिट। तो उस टाइम पे तो उतना टाइम नहीं मिलेगा जहां पे मैं डिटेल में अच्छी तरीके से प्रोबेबिलिटी आपको समझा पाऊँ। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई एम स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी एंड यू कैन नॉट टेक इट लाइटली।
कि भैया इंटरनल एग्जाम के सिलेबस में नहीं है तो अभी नहीं पढ़ना है, ये नहीं कर पाओगे आप। इफ यू आर डूइंग दैट तो फिर एक्सटर्नल एग्जाम आपका बिगड़ेगा। सो प्रोबेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, और बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट ईयर, ये एनईपी वाली जो सिस्टम है उसमें ये पहला साल है जब एग्जाम हो रही है, तो एग्जैक्टली हमें भी आइडिया नहीं है कि ये लोग किस तरीके से इन चैप्टर्स को हैंडल करेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी का वेटेज कितना रहेगा या दूसरे चैप्टर्स का वेटेज कितना रहेगा इन एक्सटर्नल एग्जाम, दैट वी डोंट नो किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न होगा, सिर्फ एमसीक्यूज होंगे या सब्जेक्टिव भी होगा, कैलकुलेटिव होगा, वी डोंट नो एनीथिंग। प्लस फेब्रुवरी तक की बात है तो वहां तक वैक्सीन आती है नहीं आती है, अगर वैक्सीन आ जाती है, काफी सारे लोगों को वैक्सीन मिल जाती है, तो शायद आप लोगों को कॉलेज में जाके भी एग्जाम देना पड़े, ये भी हो सकता है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, और अगर कॉलेज में जाने वाला केस आया तो फिर कंफर्म सब्जेक्टिव एग्जाम होगा ही होगा, जहाँ पे जाके आपको प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल्स बकायदा कैलकुलेट करके लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे डेवलपमेंट है। एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू गिव यू 3 लेक्चर्स, 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स। 3 रिकॉर्डेड, जो अपना पहले वाला सिस्टम था जब रेगुलर सब कुछ चल रहा था, जब सिलेबस अपना बाकी था उस टाइम पे जिस तरीके से चल रहा था कि वीकली 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स और 2 जूम सेशंस होते थे मंडे एंड थर्सडे, दैट इज गोइंग टू रेज्यूम फ्रॉम नेक्स्ट वीक। सो नेक्स्ट वीक से हम लोग मंडे एंड थर्सडे 2 दिन मिलने वाले हैं जूम सेशन में, एंड 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, बिकॉज एक और चीज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि राइट नाउ आई हैव 3 वीक्स, बिकॉज जब आप लोगों का एग्जाम चल रहा होगा जनवरी एंड में, तो उस टाइम पे तो मेरे पास ऑप्शन है नहीं कि जहाँ पे मैं आप लोगों को बुलाकर जूम सेशंस लूँ या आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का प्रिपरेशन करवाऊँ। तो मेरे पास 3 वीक ही बाकी है बिफोर योर एग्जाम, और उसके बाद कितना टाइम मिलता है, जो भी टाइम मिलता है वो बोनस के तौर पे देखा जाएगा। तो ये 3 वीक में मुझे एक्चुअली प्रोबेबिलिटी खत्म करना है। एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाता है तो 4th यूनिट उतना बड़ा नहीं होगा। सो ये भी चीज दिमाग में डाल देना कि मोस्ट प्रोबेबली बिफोर योर एग्जाम आई विल फिनिश प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी फिनिश नहीं है, बहुत लंबा चैप्टर प्रोबेबिलिटी, टफ तो है वो अलग चीज है, बट है भी बहुत लंबा। यहाँ पे आपका जो सिलेबस रहेगा वो सिलेबस में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप लोग ने 11th 12th में नहीं पढ़े हैं, या तो फिर कुछ चीजें ऐसी है जो 11th 12th में 12th में प्रोबेबिलिटी था तो उसका पार्ट नहीं था। 11th में जो चैप्टर थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो वो भी यहाँ पे पूरे प्रोबेबिलिटी चैप्टर का पार्ट है। तो ये समझ लो कि 12th वाला प्रोबेबिलिटी, 11th वाला कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन प्लस बेस थियरम प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ये कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी है, तो ये सारा मिलाकर आपका प्रोबेबिलिटी का चैप्टर बनता है यहाँ पे, एंड विच इज लेंदी चैप्टर। सो मे बी अगर 3 वीक मुझे मिलते हैं तो उसमें शायद खत्म ना भी हो, तो भी ज्यादातर कुछ 80% जितना चैप्टर तो कंफर्म खत्म हो जाएगा बिफोर योर एग्जाम। अच्छा, ये जो 3 वीक मुझे मिल रहे हैं उसमें भी एक कैच है, ये 3 वीक में बीच में उत्तरायण आ रही है, तो उसके भी 2 दिन कटने वाले, 2 नहीं 3 दिन शायद कटने वाला है उत्तरायण के, क्योंकि एक उसमें बीच में मतलब ऐसा है कि थर्सडे फ्राइडे फिर सैटरडे, एंड मतलब थर्सडे फ्राइडे उत्तरायण है, फिर सैटरडे और फिर संडे आ रहा है, ऐसा कुछ है। ऐसा मैंने देखा तो था, एक मिनट लेट मी कंफर्म दैट आल्सो। यस, थर्सडे फ्राइडे इज उत्तरायण, फिर सैटरडे है और फिर संडे है। तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट के 16 को सुबह उठ के 9 बजे आप लोग मेरा लेक्चर अटेंड करो, तो तो वो आधा वीक ही मिलने वाला है। सो इफेक्टिवली आई विल बी हैविंग ओनली 2.5 वीक। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग स्लो जाने वाले हैं नाउ ऑनवर्ड्स, दो प्रोबेबिलिटी इज नॉट गोइंग टू बी देयर इन योर इंटरनल एग्जाम, बट एक्सटर्नल एग्जाम में के लिए भी ज्यादा टाइम बाकी नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी भी उतना ही स्पीड में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सो ये सारा कुछ प्लानिंग है नेक्स्ट वीक्स ऑनवर्ड्स से, और आपका फाइनल एग्जाम को टारगेट रख के, बिकॉज अभी तो कुछ लग नहीं रहा है कि आपका कहीं पे भी कोई सिलेबस कम होगा, किसी भी तरीके से सिलेबस कम करेंगे उसके कोई चांसेस है नहीं। अच्छा, because now we are talking about probability, so let's talk about probability in bit detail. Probability का जो चैप्टर है, आप लोग, आई नो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल हैव दैट impression in their mind कि probability is the toughest chapter. स्टैटिस्टिक्स में 12th स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा किसी चैप्टर ने आपको परेशान किया होगा तो वो probability होगा।
राइट? कितने लोगों को प्रोबेबिलिटी अच्छा लगता था, आता था? Don't worry, I'm not going to ask you questions. If you were, I just want to know कि whether you were confident in the probability or not. Just that's it. मैं भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ. Don't worry, I'm not going to judge you. कितने लोगों को प्रोबेबिलिटी आता था 12th में? They were comfortable. 3 people, कृतिका, श्रुति एंड सुजल. ठीक है, तो ये 3 लोग थे आउट ऑफ 93. 93 में से सिर्फ 3 लोग थे जिन लोगों को प्रोबेबिलिटी अच्छा लगता था. बाकी के 90 लोग थे जिन लोगों को खुशी. चलो 93 में से 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, चलो 4 5 मान लो कि 10 लोग हैं. ठीक है, बट ये 10 को छोड़ के बाकी के 83% लोग थे जिन लोगों को प्रोबेबिलिटी टफ लगता था. राइट? बट मेरा पढ़ाने का जो तरीका और जिस तरीके से मैंने पूरे प्रोबेबिलिटी चैप्टर को डिवाइड किया है, आई कैन गारंटी यू कि आपको प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से आ जाएगा. प्रोबेबिलिटी में आपका जो कॉन्फिडेंस होगा दैट विल बी एट अनदर लेवल. दैट इज माय गारंटी. ठीक है, और ये चीज पास्ट में बच्चों के साथ हुई है. ऐसे बच्चे जो 45 55 मार्क्स लेकर आए थे स्टैटिस्टिक्स में 12th स्टैंडर्ड में, उन बच्चों ने भी प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल परफेक्ट करके आए हैं एग्जाम में. ठीक है, जस्ट अ मिनट. हु इज दिस? खुशी, रेज योर हैंड. बोलो बेटा. सर मैंने एफआर को एग्जाम के बारे में पूछा था ना, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि फरवरी के फर्स्ट वीक में होगी एग्जाम आपकी. हाँ बेटा, लेकिन वो जो है वो क्या बोलते हैं इसको, फाइनल एग्जाम के बारे में. ओके. इंटरनल एग्जाम तो आपकी प्रोबेबली जनवरी में ही हो जाएगी. ओके. ओके, तो यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी. अब प्रोबेबिलिटी में आई कैन गारंटी यू कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप अच्छे से एग्जांपल्स कर पाओगे. बट देयर आर फ्यू रिक्वायरमेंट्स फॉर डूइंग दैट. ठीक है, रिक्वायरमेंट में ये है कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं आप लोगों को दूंगा, उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को काफी अच्छे से समझना है. और जो भी होमवर्क वगैरह मैं आपको देता हूँ, जो भी नोट्स लिखने के लिए देता हूँ, वो सारी चीजें परफेक्टली लिखनी है. ठीक है, आपकी नोट्स जो है, मतलब नोटबुक जो है, एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी के लिए एकदम परफेक्ट बनी हुई होनी चाहिए. हर चीज, हर टॉपिक उसमें काफी अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए. ठीक है, तो अगर इतना आप करोगे तो फिर डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, अच्छा, आज का लेक्चर रिवीजन के लिए है. सो लेट्स फिनिश द रिवीजन एंड देन विल मीट नेक्स्ट वीक फॉर प्रोबेबिलिटी. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी, लास्ट वीक हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी में कहाँ तक रिवीजन किया था? यस खुशबू. सर आज कंबाइंड मीन और वो सब क्वार्टाइल्स परसेंटाइल वो करने का है. क्वार्टाइल वो सब बाकी है. ओके और सर हमको एमसीक्यू का मटेरियल कब मिलेगा क्लासेस में सर? बेटा, एमसीक्यू का ऐसा है कि एग्जाम एक बार अनाउंस हो जाए, हमें पैटर्न पता चले कि किस पैटर्न से वो लोग एग्जाम लेने वाले, उसके बाद देखें. ओके. ठीक है, अभी तक एग्जाम के पैटर्न पता नहीं, तो एमसीक्यू देने का मतलब नहीं बनता. एक बार पता चल जाएगा किस तरीके से करने वाले, कुछ अनाउंस करें एमएसयू वाले, उसके बाद आप लोगों को मटेरियल दे दिया जाएगा. ठीक है, चलिए, तो कंबाइंड मीन से स्टार्ट करना है. ओके ओके, कंबाइंड मीन के लिए हमने 2 फॉर्मूला देखे थे.
combined mean के लिए हमने दो फॉर्मूले देखे थे। बोलो खुशबू। कुछ नहीं सर, वो भूल गई डाउन एंड करना। Okay. One was n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 upon n1 plus n2, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या था? तो we know that n into x bar is basically sigma x। ये कहाँ से आया? तो ये n अगर सामने जाएगा तो डिनोमिनेशन में आ जाएगा और x bar इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ मीन। इसके ऊपर से हमने ये बनाया कि n अगर सामने आ जाता है तो x बार के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ x बार। और यहाँ पे वही हो रहा है n1 इंटू एक्स बार 1, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं सिग्मा x1 के साथ, प्लस n2 इंटू एक्स बार 2 विल बी रिप्लेस बाय सिग्मा x2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, तो ये हो गया कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। अच्छा, इस फॉर्मूला में एडिशन क्या हो सकता है? तो अगर 3 डेटा सेट दिए हैं तो प्लस n3 x बार 3 अपॉन प्लस n3 कर दो, यहाँ पे प्लस सिग्मा x3 प्लस n3 कर लो, और ये हो गया कंबाइंड मीन का फॉर्मूला जहाँ पे आपको 3 ग्रुप दिए हैं। ठीक है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल हमने देखा था करेक्ट मीन के ऊपर। ठीक है, अब करेक्ट मीन जो है उसमें दो तरीके के एग्जाम्पल्स थे। वन वाज विथ रिप्लेसमेंट एंड वन वाज विथ ओमिशन। ठीक है, रिप्लेसमेंट में क्या होता था कि हमारे पास ये सही ऑब्जर्वेशंस थे, मतलब ये ऑब्जर्वेशन हमने लिए थे 1 2 3 4 5। अब हमें बोला गया क्वेश्चन में कि अरे ये 3 नहीं है, ये तो 13 है, और ये 5 नहीं है, ये तो 55। ठीक है, तो हमने 3 को निकाल दिया और 13 को ऐड कर लिया, वैसे ही 5 को निकाल दिया और 55 को ऐड कर दिया, तो ये हमने रिप्लेस किया। दैट वाज द एग्जांपल ऑफ रिप्लेसमेंट। बट ओमिशन में क्या होता था कि जैसे अब हमारे पास ये डेटा सेट है 1 2 3 4 5, और हमें क्वेश्चन में बोला जाता है कि अरे 3 तो है ही नहीं, 3 तो है ही नहीं, बस 5 तो है ही नहीं। ऐसा नहीं बोला जाता कि उसकी जगह पे ये लो, बस 3 है नहीं 5 है नहीं, तो आपको 3 निकाल देना है, 5 निकाल देना है, लेकिन उसके सामने कुछ ऐड नहीं करना है। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ ओमिशन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या रहता था बेसिकली? सो रॉन्ग वैल्यू माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये उसका फॉर्मूला रहता था। जैसे रॉन्ग वैल्यू हो गया सिग्मा एक्स का रॉन्ग वैल्यू जो है पुराना वैल्यू, उसमें से हम लोग रॉन्ग ऑब्जर्वेशन यानी कि 3 प्लस 5 निकाल दिया हमने, ये रॉन्ग वैल्यू था, ये रॉन्ग वैल्यू था, उसको निकाल दिया, प्लस करेक्ट वैल्यू को ऐड करना है, यानी कि 13 एंड 55 को ऐड कर लेंगे। सो 13 प्लस 55 को हमने ऐड कर लिया, तो ये हो गया रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला। लेकिन अगर ओमिशन है तो फॉर्मूला में क्या फर्क पड़ता था? तो रॉन्ग वैल्यू माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट। बिकॉज सही ऑब्जर्वेशन कुछ है ही नहीं, तो ये वाला पोर्शन कट हो जाएगा, एड करेक्ट ऑब्जर्वेशन वाला पोर्शन आएगा ही नहीं इसमें। जैसे कि सिग्मा एक्स है, उसमें से हमने 3 निकाल दिया एंड 5 निकाल दिया, दैट्स इट, और हमें सही वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो ये था ओमिशन वाला पार्ट। चलो, किसी को डाउट यहां तक? यहां तक किसी को डाउट है? मैंने दो कंसेप्ट समझाए, एक तो था करेक्शन ऑफ मीन, करेक्शन ऑफ डेटा, और दूसरा था कंबाइंड मीन। क्लियर हो रहा है सबको?
चलो एक और छोटा सा टॉपिक था, हमने 2 एग्जांपल्स देखे थे, वो था वेटेड मीन। ठीक है, वेटेड मीन यानी कि बेसिकली हम लोग पहले जो एग्जांपल्स देखे थे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाले, XI/FI वाले, यानी कि 1 2 3 4 5 5 3 7 4 9, तो ये हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाला एग्जांपल था जिसका फॉर्मूला था सिग्मा FI XI अपॉन n, या n की जगह पे हम लोग मतलब n इज बेसिकली सिग्मा FI, इसी को हम लोग n बोलते थे। ठीक है, तो n की जगह पे हम लोग सिग्मा FI भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पुराना फॉर्मूला था। अब जब हम लोग वेटेड मीन की बात करते हैं तो चेंजेस क्या होंगे, तो इस FI की जगह पे आप लिखोगे WI, इसीलिए यहाँ पे भी सिग्मा FI की जगह पे हम लोग लिखेंगे सिग्मा WI, जो हो जाएगा अपना n, और फॉर्मूला में भी FI XI की जगह पे आप लिखोगे WI XI और नीचे भी सिग्मा WI। तो ये हो गया आपका वेटेड मीन का फॉर्मूला, विच इज सिग्मा WI XI अपॉन सिग्मा WI, और ये हो गया आपका वेटेड मीन, जहाँ पे हम लोग जिस चीज को फ्रीक्वेंसी बोलते थे यहाँ पे उसको वेट बोलेंगे, दैट्स इट, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं है, और ये हो गया आपका वेटेड मीन। चलो यहाँ तक किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड। क्लियर हो रहा है सबको? चलो अब पोजिशनल मेजर्स पे आते हैं। पोजिशनल मेजर्स मतलब कि उसमें हमने 4 चीजें देखी थी, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ये 4 चीजें देखी थी। जब पोजिशनल मेजर का एग्जांपल आप हाथ में लेते हो तो सबसे पहली चीज क्या करोगे? व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट पोजिशनल मेजर एग्जांपल? एनीवन? अनीश? सर उसे असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। यस, वेरी गुड, इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब ये चीज ऑलवेज याद रखना, पोजिशनल मेजर का कोई भी एग्जांपल है, कोई भी, चाहे वो रॉ डेटा हो, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हो, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी हो, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करना ही पड़ेगा। एंड एक दो पॉइंट है जो हमारे रेगुलर एग्जांपल्स में कवर नहीं हुए हैं, वो मैं यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाता है। सो सी अब हमें पता है कि हमारे पास 3 तरीके के डेटा सेट होते हैं, वन इज रॉ डेटा, वन इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड वन इज कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। ओके, सो रॉ डेटा में हमारे पास जो डेटा सेट है वो इस तरीके से है, xi इक्वल्स टू 3 2 5 4 1। तो इसको असेंडिंग में कैसे अरेंज किया जाएगा, तो पहले 1 2 3 4 5, वेरी इजी, इसको असेंडिंग में अरेंज कर दिया। अब आप आगे का एग्जाम्पल कैलकुलेट कर सकते हो। बट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में अगर आपको डेटा सेट इस तरीके से दिया गया है 3 2 5 4 1 3 4 7 2 9, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैन एनीवन हेल्प मी विद दिस? सुजल? सर XI and FI 1 સાથે 9, 1 સાથે 9, 2 સાથે 4, હમ 3 સાથે 3, હમ 4 સાથે 2 હમ અને 5 સાથે 7। वेरी गुड। अब देखो इसमें कैच क्या है, क्या फर्क पड़ता है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में बोला जाता है तो कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि XI को अलग से असेंडिंग ऑर्डर में डालते हैं और फिर FI को भी अलग से असेंडिंग ऑर्डर में डालते हैं, यानी कि FI का क्या लिखते हैं वो लोग 2 3 4 7 9, दिस इज देयर FI विच इज एक्चुअली रॉन्ग। इसमें आपको किस तरीके से याद रखना है, तो ये XI FI जो है ना, ये हस्बैंड वाइफ है, और ये जो है पूरा, दिस इज अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, एक अपार्टमेंट है
जिसमें ये फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, ये सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, ये थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, ये फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं और ये फिफ्थ फ्लोर पे रहते हैं कपल्स। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर पे कौन सा कपल रहता है? 1 and 9। सेकंड फ्लोर पे कौन सा कपल रहता है? 4 and 2। थर्ड फ्लोर पे कौन सा कपल रहता है? 5 and 7। फोर्थ फ्लोर पे 2 and 4 एंड फिफ्थ फ्लोर पे 3 and 3 कपल रहते हैं। अब हम लोग इन लोगों को घर चेंज करवा रहे हैं, मतलब इंटरचेंज करवा रहे हैं। अब हम लोगों ने ये फर्स्ट फ्लोर पे जो कपल रहता है उसको बोला कि आप फोर्थ फ्लोर फिफ्थ फ्लोर पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो सिर्फ एक फ्लिप मतलब ये 1 नंबर फिफ्थ फ्लोर पे जाएगा और 9 नंबर यहाँ पे रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब हस्बैंड ऊपर रहने चला जाए और वाइफ नीचे रह जाए, मतलब बहुत केओस हो जाएगा। आप ज्यादा मत सोचना, इमेज मत करना। ठीक है, मैं जो बोला उतना ही ध्यान रखना। ठीक है, तो कपल अगर मतलब अगर इन लोगों को घर शिफ्ट करने के लिए बोला जाए तो पूरा कपल घर शिफ्ट करेगा। ठीक है, 1 and 9 दोनों ऊपर जाएंगे। वैसे ही अगर हम लोगों ने ये 4 and 2 को बोला, जस्ट गिव मी मिनट। सर वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, ओके, या यस, सो आई वाज सेइंग कि अगर ये 3 and 3 इज हस्बैंड एंड वाइफ और अगर इन लोगों को बोला जाए कि आप थर्ड फ्लोर पे रहने के लिए चले जाओ, तो सिर्फ ये वाला 3 यानी कि सिर्फ हस्बैंड रहने के लिए नहीं जाएगा, वो अपनी वाइफ को भी लेकर जाएगा, यानी कि ये पूरा सेट थर्ड फ्लोर पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? हम्म, चलो क्लियर हुआ सबको? वैसे ही अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है तो इसमें क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी दिया जाता है और इसमें भी हस्बैंड वाइफ वाला जो रिलेशन है वो रहेगा। जैसे कि क्लासेस में आपको दिया है 30 to 40, देन 20 to 30, देन 50 to 60, देन 10 to 20, देन 40 to 50। तो इस तरीके से अगर आपको क्लासेस दिए एंड फ्रीक्वेंसी दिया है 3, 2, 1, 2, 5, तो जब हम लोग क्लासेस को रीअरेंज करेंगे, अच्छा ऐसा एग्जांपल हो सकता है बट बहुत कम चांसेस है कि इस तरीके का एग्जांपल आपको एमएस यूनिवर्सिटी में पूछे, लेकिन अगर पूछते हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर इसको रीअरेंज किया जाता है तो सबसे पहला क्लास हमारा 10 to 20 आएगा, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ ही जाएगा, बिकॉज दिस टू आर हस्बैंड एंड वाइफ। क्लियर हो रहा है सबको? तो इस तरीके से ये कंसेप्ट को आप याद रखोगे। चलो, इसमें किसी को डाउट? पक्का क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, तो ये हम लोग बात कर रहे थे पोजीशन मेजर की। अच्छा, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाला जो झंझट है वो सिर्फ पोजीशन मेजर में है। हमने देखा सेंट्रल टेंडेंसी को बेसिकली हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। वन वाज मीन, सेकंड वाज पोजीशन मेजर एंड थर्ड वाज मोड। मीन में हमने देखा एरिथमेटिक मीन, कंबाइंड मीन, करेक्ट मीन, वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारे ऑप्शंस हमने देखे। फिर पोजीशनल मेजर में हम लोगों ने देखा क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल एंड मीडियन, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। तो ये जो मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल को एक ग्रुप में डाला गया है पोजीशन मेजर के, उसका रीजन यही है कि इन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स मोर और लेस सेम है, कैलकुलेशंस, उनके फॉर्मूला भी मोर और लेस सेम है। तो ये जो पोजीशन मेजर की चीजें हैं, यानी कि मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, इन सब के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में डालना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपको याद हो तो 11th स्टैंडर्ड की आपकी जो टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में पोजीशन मेजर के हेडिंग में मोड भी आ जाता है। मोड के लिए अलग हेडिंग नहीं दिया गया है, मोड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पोजीशन मेजर, बट मैं ऑलवेज उसको अलग करवाता हूँ बिकॉज मोड के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका कैलकुलेशन का तरीका, सब कुछ काफी अलग है कंपेयर टू पोजीशन मेजर्स, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट इंक्लूड मोड इनटू द पोजीशन मेजर। मोड को एक अलग ही रखा हुआ है हमने कि भैया ये मोड एक अलग तरीके से ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये पोजीशन मेजर में सबसे पहला हमारा टारगेट रहता है कि चीजों को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए, उसके बाद तो फॉर्मूला वगैरह आपने देखा ही है।
यस भक्ति, बोलो बेटा। मॉर्निंग सर। वो जो सर हम जैसे सम करते थे तभी इतना बार तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में करा नहीं था सर, जैसे रॉ डेटा होता था सिर्फ उसको ही करते थे। बेटा उसका रीजन ये है कि एमएस यूनिवर्सिटी में से, मतलब हमारा जो पैम्पलेट है उस पैम्पलेट में हमने एमएस यूनिवर्सिटी में से जो एग्जांपल्स दिए हैं उसको कवर किया है, और एमएस यूनिवर्सिटी में से कोई एग्जांपल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का दिया नहीं है जो असेंडिंग ऑर्डर में ना हो। इसलिए ऐसा कोई इंस्टेंस आया ही नहीं जहां पे हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग ऑर्डर में डालना पड़े। बट इसीलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को अलग से समझा रहा हूं कि भले ही हमने ऐसा एग्जाम्पल एनकाउंटर नहीं किया है, बट अगर ऐसा एग्जाम्पल आता है तो यू शुड नो कि असेंडिंग ऑर्डर में डालना इज अ प्रायोरिटी। एंड एक्सआई या क्लासेस को ही असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग डालेंगे, ठीक है, एफआई को नहीं देखेंगे। अगर एक्सआई या क्लासेस असेंडिंग ऑर्डर में है तो मतलब अपना एग्जाम्पल परफेक्ट है। अगर एक्सआई या क्लासेस असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तभी पूरे डेटा सेट को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होना चाहिए, एक्सआई या क्लासेस असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। बाकी की चीजें असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगी तो चलेगा, एफआई अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो चलेगा, बट एक्सआई एंड क्लासेस ये दोनों चीजें असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर हमें एग्जाम्पल में पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा सब चीजें, ठीक है। ये अलग अलग वेरिएशन है और ये अभी बिकॉज रिवीजन चल रहा है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स हम लोग कवर कर रहे हैं जो रेगुलर एग्जांपल्स रेगुलर क्लासेस के वक्त हम लोग कवर नहीं कर पाए, वो सारी चीजें मैं अभी कवर करवा रहा हूँ ताकि कोई भी पोर्शन ऐसा रह ना जाए जो आपका छूट जाए, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड दिस। भले एग्जांपल नहीं आया बट अगर आए तो आप लोगों को आना चाहिए किस तरीके से करना है। अर्पिता प्लीज टेक केयर ऑफ वेटिंग रूम। Arpita, are you there? I guess she is not there. Okay. So this was the portion of positional measures. फिर एग्जांपल्स तो आप लोगों ने काफी अच्छे से किए हैं, फॉर्मूला वगैरह आपको पता है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल फॉर दैट थिंग। नाउ एक 3.7 वाला एग्जांपल हमने किया था, कहाँ पे था, लेट्स सी। एग्जाम्पल नंबर 33 जो है, जो हमने क्लास वर्क में किया था, दैट इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। उसको मतलब यू फर्स्ट थिंग यू शुड हैव अ लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स और लिस्ट ऑफ टॉपिक जो एग्जाम के लास्ट मिनट में आप रिवाइज करोगे। लास्ट मिनट मतलब कि अभी आप एग्जाम हॉल के बाहर खड़े हो, 11 बजे का पेपर है और 10 बजे आप नोटबुक लेकर बैठे हो, तो ये 1 घंटे में क्या क्या चीजें रिफर करनी है उसका एक लिस्ट आपके पास होना चाहिए। हालांकि आप एग्जाम हॉल में नहीं जाने वाले हो, बट एग्जाम चालू होने से पहले घर पे बैठे हो, तो घर पे एग्जाम चालू होने के 1 घंटे पहले अगर आपको कुछ रिवाइज करना है तो क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है उसका एक अलग से लिस्ट होना चाहिए। एंड इन दैट लिस्ट this example number 33 should be there। क्लास वर्क का 9.3 to 9.7 का क्लास है, ये वाला जो एग्जाम्पल है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, यू शुड लुक एट दिस एग्जाम्पल, ठीक है। ये एग्जाम्पल रेफर करके जाना है बिकॉज ये सेम एग्जाम्पल नेक्स्ट चैप्टर में डिस्पर्जन में भी हमने लिया था, इसके ऊपर से डिस्पर्जन में भी 1-2 एग्जाम्पल्स हमने कैलकुलेट किए थे। ओके, so this example number 33 is an important that should be there in your hit list। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मोड, ठीक है। तो मोड बेसिकली मोड के ऊपर, अच्छा आप लोगों को एमसीक्यू का पैम्पलेट जब मिलेगा तो उस टाइम पे ध्यान में रखना कि मोड के जो एमसीक्यूज है उसको काफी अच्छे से देखकर जाना। मोड टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है। एक ही तरीके का एग्जांपल आता है, रॉ डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी, एग्जांपल खत्म। इसके अलावा वेरिएशन के नाम पे वहां पे एम्पिरिकल फॉर्मूला है मोड में। बट इतने छोटे टॉपिक में से भी एवरी ईयर 30 मार्क का एमसीक्यू का एग्जाम होता था, फिर भी मोड के ऊपर से कम एक एमसीक्यू आता ही था। किसी ना किसी तरीके से वो लोग मोड को इनकॉर्पोरेट करते ही थे एग्जाम में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मोड इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो छोटा है, आसान टॉपिक है, बट उसके ऊपर से एक एमसीक्यू तो मिल ही जाएगा, तो वो कैश मार्क आपको कमा कर दे देगा, ठीक है। तो मोड को काफी अच्छी तरीके से देख लेना।
आई एम नॉट डिस्कसिंग हाउ टू कैलकुलेट द एग्जाम्पल बिकॉज एक तो है बहुत ईजी और ऊपर से हमने किया भी है मोड में, ठीक है। और वेरिएशन में इसमें और कुछ, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड समथिंग। एग्जाम्पल नंबर 46। ये एग्जाम्पल पूरा देखकर जाना और बिफोर एग्जाम अगर टाइम मिलता है तो उसको 2-4 बार कैलकुलेट भी कर लेना। एग्जाम्पल 46 में नॉट ओनली मोड बट आपको मीडियन, डेसाइल, परसेंटाइल ये चीजें भी फाइंड करने के लिए बोली है, इवन मीन भी, ठीक है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इंक्लूसिव क्लासेस दिए गए इसमें। इंक्लूसिव क्लासेस में आपको मीन, मोड, मीडियन, डेसाइल, परसेंटाइल ये चारों चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोली है। तो जब भी इस तरीके का एग्जाम्पल आएगा एग्जाम में, इंक्लूसिव क्लासेस वाला होगा तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक होगा कि अच्छा इंक्लूसिव क्लासेस है तो हर चीज इस तरीके से कैलकुलेट होती है। एक्सक्लूसिव तो दिमाग में होता ही है, उसमें डाउट नहीं है, बट अगर इंक्लूसिव है तो क्या करना है वो आपके दिमाग में रहेगा। दैट्स व्हाई 46 नंबर का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहेगा, वो करके जाना। अच्छा, ये एग्जाम्पल मैं कैलकुलेट करने के लिए दे रहा हूँ आपको 33 एंड 46, बट इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स रिफर करने के लिए दे रहा हूँ, रीड करके जाना। वो रीड करने वाले एग्जाम्पल्स में एक आएगा 47 जिसमें बिलो वाले क्लासेस दिए 47, 48 में अप टू करके दिया हुआ है, तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है दैट शुड बी देयर इन योर माइंड, इट शुड बी देयर, ठीक है। तो 47 एंड 48 आपको रीड करके जाना है। और रीड करने में भी क्या है कि भी जिस तरीके से इंफॉर्मेशन एग्जाम में दिया, क्वेश्चन में दिया है, उसको आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो वही आपको रीड करना है। नीचे का कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, मतलब कैसे मोड कैलकुलेट किया उसकी जरूरत नहीं है, बट जो क्लासेस आपको क्वेश्चन में दिए है उससे हमारे डिजायर्ड क्लासेस को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है वो इंपॉर्टेंट है। तो उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार रीड करके जाना। और व्हाट आपकी जगह पे अगर मैं होता और इस तरीके से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती कि 46 में ये देखना है, 47 में ये देखना है, तो अभी जब आप नोटबुक में लिख रहे हो कि 46 को उसके बाजू में लिख दो कि दिस इज द थिंग दैट आई हैव टू रिफर। कि जैसे 33 है तो 33 में डेसिमल में इंक्लूसिव क्लासेस है, तो डेसिमल वाले इंक्लूसिव क्लासेस को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखना है। 47 एंड 48 में जो क्लासेस दिए हैं उसको किस तरीके से अपने क्लासेस में कन्वर्ट किया जाए वो देखना है। 46 जो है उसमें इंक्लूसिव क्लासेस में मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेसिमल, परसेंटाइल कैसे फाइंड करना है वो दिया हुआ है। तो ये चीजें मुझे हाईलाइट करके देखनी है। तो जब आप रीड करोगे तो उस टाइम पे सिर्फ उसी चीज पे आपका ध्यान पड़ेगा और बाकी का टाइम नहीं बिगड़ेगा पूरा एग्जाम्पल रीड करने में। जो पॉइंट पे आपको ध्यान देना है बस उतना ही पॉइंट देखकर आप आगे निकल सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन सेव योर टाइम। इसके अलावा अच्छा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी में 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो ऐसा एक एग्जाम्पल एक्सटर्नल एग्जाम में आता है, एंड इंटरनल एग्जाम में एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला एग्जांपल आएगा। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी में इट कैन बी मीन, मीडियन, मोड, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो फिर मीन एंड मीडियन या मीन एंड मोड या मोड एंड मीडियन, इस तरीके से कोई 2 चीजें कवर करेंगे। जितना फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा उतना मेजर वो लोग पूछ रहे हैं। अगर एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो सिर्फ मीन पूछेंगे या सिर्फ मीडियन पूछेंगे या सिर्फ मोड पूछेंगे। अगर 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है तो मीन एंड मीडियन 2 चीजें पूछ सकते हैं, या मीडियन एंड मोड 2 चीजें पूछ सकते हैं, या मीन एंड मोड 2 चीजें पूछ सकते हैं। इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला एक एग्जांपल हमने देखा था, एग्जांपल नंबर 50। दैट इज वेरी लेंथी एग्जांपल, पूछने के चांसेस कम है, लेकिन अगर पूछा तो 8-10 मार्क्स से कम में नहीं पूछेंगे। तो जस्ट नॉट टू टेक रिस्क, आपको ये एग्जांपल रीड करके जाना है। सो रीडिंग लिस्ट में आएगा एग्जांपल नंबर 49 एंड 50। और एम्पिरिकल फॉर्मूला का, वैसे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में आप एमसीक्यू में भी काफी प्रैक्टिस करोगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला के ऊपर काफी सारे एमसीक्यूज अपने पैम्पलेट में भी आएंगे, उस पर भी प्रैक्टिस करोगे। बट स्टिल अभी अगर आप लिस्ट बना रहे हो तो उसमें लिख देना कि एक बार एम्पिरिकल फॉर्मूला रीड करके जाना है,
ठीक है, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला के ऊपर भी एमसीक्यू आने के चांसेस रहते हैं, काफी चांस रहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला के ऊपर एमसीक्यू आने के, तो वो भी रीड करके जाना है। अच्छा, डिस्पर्जन में एक क्वेश्चन मुझे मिला है, मतलब एक चीज मेरे दिमाग में आई है, आई वांट टू आस्क दिस टू यू, आई वांट टू सी कि देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाता है। ठीक है, मान लो कि मुझे क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, फाइंड अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसमें कौन सा डिस्पर्जन आप यूज करोगे? Yes, it is above 40. Yes, Kritika? Sir, we will use quartile deviation. अच्छा, okay. Anybody else? Sujal? सर क्वार्टाइल डेविएशन एंड वो इसका क्या Q3 प्लस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q1 वाला भी Coefficient of quartile deviation. कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल। अच्छा, खुशबू? क्वार्टाइल एंड कोएफिशिएंट। अच्छा, why you guys are selecting quartile deviation? mean deviation from median, mean deviation from mode, या तो फिर standard deviation, ये सारी चीजें क्यों नहीं ढूंढोगे? सुजल? सर बिलो एंड अबव है इसलिए। Yes, these are open end classes. अगर ओपन एंड क्लासेस होते हैं तो अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज क्वार्टाइल डेविएशन ऑलवेज। ठीक है, ये याद रखना, एग्जाम में इस तरीके से आपको पूछ सकते हैं, और ये गूगली डाला है, कैलकुलेशन काफी इजी होगा, बट क्या कैलकुलेट करना है वही समझ में नहीं आएगा। अभी हुआ था 11th स्टैंडर्ड का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, और उसमें इतना ही लिखा था कि वहां पे भी डिस्पर्जन आता है, तो मैंने पूछा था कि फाइंड अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, और बच्चे जो परेशान हुए थे उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन मतलब डिस्पर्जन में फाइंड क्या करना है। चालू एग्जाम में मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर ये आपने पूछा लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, और हालांकि इन लोगों को समझाया था अलग से मैंने कि व्हाई टू फाइंड अप्रोप्रिएट मतलब फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन इन दिस केस। ठीक है, बट फिर भी बच्चे वो भूल गए थे और बहुत परेशान हुए थे, इसलिए आपको मैंने वापस से रिवाइज करवा दिया, और जब हम लोग रिवीजन वापस से लेंगे डिस्पर्जन का उस टाइम पे भी वापस से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट ये चीज मैं बार बार हैमर करता रहूंगा ताकि आपके दिमाग में घुस जाए कि ओपन एंड क्लासेस होगा तो क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ही हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, उसका रीजन वगैरह सारा समझाया हुआ है, वो वीडियो भी पड़ा हुआ है अपनी ऐप पे, तो जाकर ऐप पे वो वीडियो देखना है तो वो भी देख लेना। कुछ 15 मिनट के आसपास का वीडियो है जो पूरा डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ इसी पॉइंट पे था कि क्यों हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन यूज करेंगे, तो जाकर देखना है तो देख लेना वो वीडियो भी। ठीक है, चलिए तो आज के दिन, अच्छा खुशबू यू वांट टू आस्क समथिंग? अच्छा ओके, चलो तो आज के दिन पे इतना ही रखते हैं। रुमाना, यस रुमाना बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सर वो इंटरनल एग्जाम के लिए तो फिर जो जितने चैप्टर्स अपनों ने पढ़े वो सारे आएंगे इंटरनल एग्जाम? यस, 8, you have 8 chapters in your syllabus for statistics, 5 chapters unit 1 के, 3 chapters unit 2 के, so you have 8 chapters in your syllabus for statistics. These are 2 units. Yeah. Thank you sir. Okay, bye everyone, see you next week with probability.